Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन हम लोग पढ़े और एसोसिएशन का एक फेज एक पोर्शन हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। आज हम एक नया फेज इसका पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एसोसिएशन के डिफरेंट फार्मूलाज को उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के एस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का नया टॉपिक हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू डायमेंशनल काउंट डेटा आज का टॉपिक है और इसको हम कंटिंजेंसी टेबल भी कहते हैं। ये नाम याद रखना है कि एक्चुअली जो कंटिंजेंसी टेबल है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपने इसको जो रियल सेंस में अंडरस्टैंड करना है कि कंटिंजेंसी टेबल क्या चीज़ है। इट इज़ टू डायमेंशनल काउंट ऑफ डेटा, यानी जब आपके पास टू डायमेंशनल वेरिएशंस आती हैं रोज और कॉलम्स की सूरत में तो एक टेबल जनरेट होता है। उस टेबल को हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी टेबल। लेकिन एसोसिएशन के अंदर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि किस तरह एट्रीब्यूटल कैटेगरीज बनती हैं और उन कैटेगरीज को हम सब डिवाइड करते हैं टेबल के अंदर और उसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे और वो कॉलम्स और रोज आपस में मिलकर एक टेबल जनरेट करेंगी जिसको हम कहेंगे कंटिंजेंसी टेबल। तो समझते हैं कि बाईवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म है इसकी जो एसोसिएशन के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि बेसिकली तो मल्टीनोमियल पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन जब कंटिंजेंसी टेबल को हमने स्टडी करना है क्योंकि इट इज टू डायमेंशनल, तो मल्टीनोमियल पॉपुलेशन में जो बाईवेरिएट एरिया है या ऐसी मल्टीनोमियल पॉपुलेशन जो रोज और कॉलम्स दोनों एस्पेक्ट्स में कंसिडर हो, उस पॉपुलेशन को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जिसमें अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें कि अगर एक एट्रीब्यूट ए है और उसकी जो सब कैटेगरीज बनी हुई है, यानी पहला एट्रीब्यूट ए जिसकी जो कैटेगरीज हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन R तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कैटेगरीज बन रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन R तक, यानी आरथ कैटेगरी है किसके लिए? एट्रीब्यूट ए के लिए। इसी तरह एक दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास B और इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं 1, 2, 3 टिल C तक। सो हम इसको यहां डिफाइन ये कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 टिल C तक आपके पास कैटेगरीज होंगी। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि एट्रीब्यूट ए के लिए हमारे पास 1 से लेकर R तक कैटेगरीज हैं। ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि कैटेगरीज की तादाद जो है वो 2 होगी या वो 3 होगी या वो 4 होगी, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। इसी तरह B एट्रीब्यूट है, इसकी भी कैटेगरीज जो है वो 1 से लेकर C तक होंगी और ये भी जरूरी नहीं है। एक बात जरा इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि आमतौर पर 2 एट्रीब्यूट्स तो हमने ले लिए, लेकिन हर एट्रीब्यूट के अंदर फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं, ये जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं ये बराबर होना भी जरूरी नहीं है। यानी बच्चे क्या समझते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जी अगर फर्ज कर लो ए की कैटेगरीज, यानी मैं यहाँ साइड पर लिख रहा हूं ए की कैटेगरीज फर्ज कर लें 1, 2, 3 कैटेगरीज हैं जी, तो फिर इसका मतलब है कि बी की कैटेगरीज भी 1, 2, 3 होंगी। ऐसा हो तो सकता है, यानी पॉसिबल तो है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा ऐसे। सो ए की कैटेगरीज 2 हो सकती हैं, बी की कैटेगरीज 4 हो सकती हैं, इसी तरह ए की कैटेगरीज 3 हो सकती हैं, बी की कैटेगरीज 2 हो सकती हैं, ठीक है। सो आपको इसके एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि ए की कैटेगरीज 1 से लेकर R तक हो सकती हैं कोई भी, इसी तरह B जो एट्रीब्यूट है उसकी कैटेगरीज 1 से लेकर C तक होंगी। सो और ये याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि जब हम एट्रीब्यूट A को डिफाइन करते हैं उसकी कैटेगरीज के हवाले से तो वो R तक जाएगा, और जब हम एट्रीब्यूट B को डिफाइन करते हैं तो वो जनरली C तक हम उसको देख रहे होते हैं, ठीक है जी। अब दोनों एट्रीब्यूट्स की हमने क्लासेस को या उसकी जो कैटेगरीज है उसके हवाले से इसको देख लिया। अब हम ये कहते हैं कि जब ये दोनों एट्रीब्यूट्स जिसमें R कैटेगरीज है A के लिए और
सी कैटेगरीज हैं बी के लिए, अगर आपके पास ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर वो जो फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो आर बाय सी होगा। यही वाली बात अभी मैं आपसे यहां पे शेयर कर रहा हूं कि इन द क्लास ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, जिसमें एक ए एट्रीब्यूट है एक बी एट्रीब्यूट है, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की क्लासेस या कैटेगरीज जो फर्दर बनी हुई है इसी के एस्पेक्ट में होगा। यानी दिस फॉर ए, यानी ए को जब भी हमने देखना है आर के एस्पेक्ट्स में देखना है, और बी को जब भी हम देखेंगे वो किसके एस्पेक्ट्स में देखेंगे, वो सी के एस्पेक्ट्स में देखेंगे। सो आर बाय सी, दिस इज नॉट आर मल्टीप्लाई बाय सी, याद रखिए, ठीक है। सो आर बाय सी, जिस तरह हम मैट्रिसेस में पढ़ते थे, अगर आपको याद हो मैट्रिसेस में क्या होता था, मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहां पर लिखने लगा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करें जरा, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, सो इसलिए हम मैथमेटिक्स की कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लाजमी पुट अप करते हैं, ठीक है। सो देखिए कि अगर फर्ज कर लें कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है और कॉलम्स की तादाद देखिए जरा वो 2 है, तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखते थे, आप इसको लिखते थे 3/2। सो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं थी, ये जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स था। सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि आपके पास अगर ए के लिए आर कैटेगरीज है, बी के लिए सी कैटेगरीज है, तो फिर हम उसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल बन रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, आर बाय सी, ठीक है। अच्छा जी, हाँ ये जरूर हो सकता है कि हम टोटल ऑब्जर्वेशंस को यहां से डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है। कैसे, फर्ज कर लें मैं ये कहता हूं कि ए की कैटेगरीज हैं वो 5 है और बी की जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसकी कैटेगरीज हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या वो जो हम यूं कह सकते हैं कि सेल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो जो अंदर टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो रही हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो कितनी जनरेट होंगी, इसको हम ऑब्जर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम साथ में फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट्स इन द टेबल, वो कितनी होंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 20 आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। फिर जाके हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आरथ कैटेगरी फॉर ए एंड सी कैटेगरी फॉर बी एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को मजीद देखते हैं कि इसके अंदर क्या। नेक्स्ट है आपके पास सेल फ्रीक्वेंसी। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां एक छोटा सा आइडिया देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सके। देखिए जब भी टेबल बनेगा उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट करेंगी, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये एक सेल के अंदर वैल्यूज मेंशन्ड है, यानी हर पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यानी या यूं कह सकते हैं, उसको उलट भी आप समझ सकते हैं कि वो जो वैल्यू जिस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रही है उसको हम सेल कहेंगे, ठीक है। और सेल फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर सेल। सेल का मतलब वो एक मखसूस जगह जहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इसको हम कंटिंजेंसी टेबल के अंदर मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और देखिए कि अभी हमने ये कहा ए एट्रीब्यूट के लिए आर कैटेगरीज थी और बी एट्रीब्यूट के लिए सी कैटेगरीज थी, तो कंटिंजेंसी टेबल कैसे जनरेट हो रहा है वो जरा गौर से आप लोग देखिए। अब अगर यहां पे मैं ये कहता हूं कि यहां बी एट्रीब्यूट है आपका, ठीक है, और यहां आपका ए एट्रीब्यूट है, तो इसकी फर्दर कैटेगरीज जो बन रही हैं वो कैसे होंगी जरा गौर से देखिए। दिस इज A1, A2, A3 एंड सो ऑन AR, जितनी भी कैटेगरीज हैं। अगर बी के हवाले से हम देखें तो ये B1, B2, B3 एंड सो ऑन
बी सी, क्योंकि बी जो एट्रीब्यूट है उसकी कैटेगरी सी थी। अब ये क्या है जरा गौर से देखिए यहां पे, दिस इज योर A1B1 और चूंकि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको ब्रैकेट की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पे क्या होगा, A1B2, ये क्या होगा A1B3 एंड सो ऑन A1BC। तो क्या चीज कॉमन है इसके अंदर, जरा गौर से देखें। यहां पर A जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर जो टोटल आएगा वो किस चीज का टोटल होगा, वो A1 का टोटल होगा। इसको हम सिग्मा A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर देखिए, तो ये क्या है A2B1, चूंकि ये भी फ्रीक्वेंसी है, A3B1 एंड सो ऑन ARB1, ठीक है। सो यहां पर जो आपका सम जनरेट होगा वो किस तरह आएगा, इसका सम हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दिस इज द सिग्मा B1, और इसकी जो सिंबॉलिक नोटेशन आती है वो कैसे आती है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, सिग्मा AI B1, या समटाइम्स इसको हम A डॉट से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या समटाइम्स और जो कैटेगरीज हैं हम डॉट BI भी कह देते हैं। डॉट का मतलब है कि यहां पर वेरिएशंस जो है बिल्टअप हो रही हैं। आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअली मैं ये जो इसकी आउटलुक यहां से देखिए, तो डिफरेंट आउटलुक्स बन जाएंगी, टेबल यहां पर जनरेट आपका हो जाएगा, कुछ यहां पर वैल्यूज आएंगी। एक्चुअली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं फ्रीक्वेंसी क्या है और सेल क्या है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो सर्कल मैं कर रहा हूं, A1B1 द फर्स्ट सेल ऑफ द कंटिंजेंसी टेबल, और A1B1 जो ब्रैकेट जो नंबर है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास, इन अ पर्टिकुलर सेल, ठीक है। सो क्लास भी हो सकती है लेकिन वो क्लास थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर सेल की अंडरस्टैंडिंग किस तरह बिल्टअप हो रही है, ठीक है। ये जहां पर ये मार्कर की टिप आ रही है इसको देखिए, दिस इज द थर्ड सेल ऑफ फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो जिसमें जो आपका एट्रीब्यूट A था उसकी फर्स्ट कैटेगरी थी, उसका थर्ड सेल ये है, और जो A1B3 के गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है, दिस इज शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड सेल। सो इस तरह आपको सेल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां बिल्टअप होगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम 2x2 कंटिंजेंसी टेबल, जो इससे पहले हमने टेबल्स एट्रीब्यूट्स के बनाए थे, उसमें यहां पर क्या होता था, यानी ये जो सेम लाइक दिस, सो बिल्कुल क्लियर होगा, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, यहां पर भी हम n को रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल टोटल हम जिसको हम कह सकते हैं। सो बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखना है कि एक्चुअली जो R/C कंटिंजेंसी टेबल है वो क्या शो कर रहा है, वो इस अंदाज में जब हम देखते हैं रो वाइज, जरा गौर से देखिएगा, रो वाइज देखिए, इस फर्स्ट रो के अंदर एक कैटेगरी 1 है, सेकंड रो के अंदर ए कैटेगरी 2 है, थर्ड रो के अंदर ए कैटेगरी कौन सी है, 3, ठीक है। इसी वजह से हमने आर को पहले लिखा, मतलब ये है कि वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम इसको यहां पे क्या कह सकते हैं, रोज भी कह सकते हैं, यानी R stands for rows and C stands for columns। देखिए गौर कीजिए, B1 this is your first column, B2 this is your second column, B3 is the third column, और कॉलम्स की तादाद कौन बता रहा है, C। सो अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है कंटिंजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 5/6,
कंटिंजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 5/6, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में फौरन आ जाएगा कि उस कंटिंजेंसी टेबल में रोज की तादाद 5 है और कॉलम्स की तादाद कितनी है? 6. This is your complete understanding regarding the R by C contingency table. ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज और भी यहां पर अंडरस्टैंड करनी है कि कंटिंजेंसी टेबल क्या है। कंटिंजेंसी टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एट्रीब्यूटल क्लासेस विद सब कैटेगरीज। यानी जब हम एट्रीब्यूट को, जरा गौर से मेरी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, आपने अच्छे तरीके से मेरी बात सुननी है। क्या कि जब हम एट्रीब्यूट की सब क्लासेस को, ये सब जो है वो उर्दू वाला सब है, यानी ऑल क्लासेस या ऑल कैटेगरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर टेबल विद देयर फ्रीक्वेंसीज। यानी हम सब जितने भी आपके पास एट्रीब्यूटल क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज आपके पास अवेलेबल है। उन फ्रीक्वेंसीज को जब हम किसी टेबल के अंदर अरेंज करते हैं, दैट टेबल इज नोन एज कंटिंजेंसी टेबल, जिसमें R स्टैंड फॉर रोज एंड C स्टैंड फॉर कॉलम्स। ठीक है, सो R कॉलम्स और R रोज एंड C कॉलम्स के लिए हम कंटिंजेंसी टेबल को जनरेट करते हैं और इसी से फिर हमारे फर्दर एनालिसिस भी जनरेट होते हैं और हम आगे एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इस कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथन करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए हम क्या टेस्टिंग प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस का जो टेस्ट है वो किस तरह एक्चुअली हम वहां कैसे पहुंच रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम एसोसिएशन में क्वालिटेटिव डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा में हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जनरेट होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम एसोसिएशन को देखते हैं। अभी हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि एट्रीब्यूट्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, यानी वो इंडिपेंडेंट है, उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पॉजिटिव एसोसिएटेड है या वो नेगेटिवली एसोसिएटेड है। सो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, वो क्या कि हम ये चीज देखते हैं एक्चुअली कि एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप है या नहीं है। तो वो जो एग्जिस्टेंस है रिलेशनशिप की और उसको फाइंड करने की जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और टेक्निक्स हैं वो हम एसोसिएशन में एक्चुअली डिस्कस करते हैं। सो आज के लेक्चर में एक चीज और आपने अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लेनी है कि एसोसिएशन में हम एक्चुअली एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और अगर वो रिलेशनशिप फाइंड होता है थ्रू सम फार्मूलाज, तो वो जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज किस तरह के रिलेशनशिप को बता रही हैं, यानी उसकी नेचर ऑफ द एसोसिएशन क्या है। सो यही चीज यहां पर है कि जब हम एनालिसिस करते हैं बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन को, यानी दो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और आगे उनकी सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। जिस तरह अभी मैंने बताया आपको कि हम कंटिंजेंसी टेबल में क्या करते हैं, ए और बी दो एट्रीब्यूट्स को जब हम देखते हैं और ए जो है हमारे पास आर कैटेगरीज है और बी के लिए सी कैटेगरीज है, तो एक टेबल जनरेट होता है फ्रीक्वेंसी का और जिसमें आर रोज और सी कॉलम्स होते हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जब हम जा रहे हैं एसोसिएशन चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम उसका रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप देखते हैं कि वो किस अंदाज का है या है भी कि नहीं। यानी आप जरा स्टेप को आपने अंडरस्टैंड करना है कि पहला स्टेप ये है कि अबाउट द रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर कंसर्निंग विद द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स।
यानी एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को हम देखते हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंस है, इसी इंडिपेंडेंस को हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। यानी जरा थोड़ा सा व्यू करें अपने इस सेंटेंस को, इसको ऑब्जर्व कीजिए कि जब मैं ये कहता हूं कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, तो एक्चुअली तो हमने उसके रिलेशनशिप को डिफाइन कर लिया। यानी हम ये कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इंडिपेंडेंसी का मतलब तो यही है ना कि दोनों एट्रीब्यूट्स में किसी किस्म का भी कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो फिर हम क्या कहते हैं, इसका मतलब है देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। सो यही चीज है कि पहला स्टेप ये है कि हम रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो नहीं है, ठीक है, या है। अच्छा जी, अब उसके बाद जब आप चलते हैं कि जी आप कहते हैं जी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, दो एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप है, देन फिर दूसरा स्टेप ये है कि हम फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स फर्दर एनालिसिस। हम फर्दर एनालिसिस के लिए आगे जाते हैं और फिर क्या चीज चेक करते हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, पहला स्टेप में क्या है, क्या रिलेशनशिप है या इंडिपेंडेंट है, ये चीज चेक हो गई। फिर उसके बाद अगर उसमें रिलेशनशिप है तो फिर उसकी नेचर चेक होगी कि वो किस टाइप का रिलेशनशिप है। ये आपका सेकंड स्टेप है। अब ये जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है एक्चुअली वो फर्स्ट स्टेप है। रियली जब हम एनालिसिस करते हैं बाई वेरिएट मल्टीनॉमियल पॉपुलेशन को, तो एक्चुअली हम दो स्टेप्स को देख रहे होते हैं, जो स्टेप्स अभी मैंने आपको यहां पे बताया। पहला स्टेप क्या है, रिलेशनशिप को देखना, और दूसरा स्टेप क्या है कि अगर रिलेशनशिप है तो वो किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आज ये टॉपिक आपको थर्ड बोर्ड पे नजर आ रहा है, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वी आर इन द वे ऑफ फाइंडिंग द रिलेशनशिप, इधर वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो इंडिपेंडेंसी को चेक करना ही एक्चुअली स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस है। सो उसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ उसके रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। वो कौन से रूल्स हैं कि अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। यानी आपने एक सैंपल सेलेक्ट करना है, कहां से, बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। यानी पहली कंडीशन क्या है कि बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन होगी और उससे आप एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे साइज n का, एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट निकाल लेंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ये आपके दोनों एमसीक्यूज हैं, ये याद रखिएगा आप। मेरी शुरू से कोशिश यही रही है कि आपको साथ साथ एमसीक्यूज के बारे में, या जो टॉपिक्स या जो लाइंस एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं साथ साथ गाइड करूं। सो ये भी एमसीक्यूज हैं आपके, याद रखना है आपने कि सैंपल साइज इज रीजनेबली लार्ज, यानी इतना लार्ज हो, यानी वो जो आपने सैंपल साइज निकालना है, कौन सा, एन वाला, ये एन इतना आपने रीजनेबली लार्ज निकालना है कि जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालें तो दैट मस्ट बी एटलीस्ट 5, यानी उसका आंसर जो है वो 5 या 5 से आगे होना चाहिए, कम से कम 5 जरूर हो, ताकि हम अपना एनालिसिस इजीली परफॉर्म कर सकें। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये जो टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस है, इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। अब हम करने लगे हैं टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस के हवाले से अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह हम स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस को ऑब्जर्व करते हैं या सोचते हैं या रियलाइज करते हैं। अब एक्चुअली वो प्रोसीजर है कि जिस प्रोसीजर के तहत हम ये देखेंगे कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपको ये याद रखिए कि जिस तरह ये स्टेप्स मैं आपको आज गाइड कर रहा हूं, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो एज इट इज ये जो स्टेप्स होंगे, ये टोटल 6 स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और इसमें कुछ एम्बिग्युइटीज भी है जिसमें टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से है। वो टेस्टिंग जब हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे
उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हवाले से, और 13 चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों चैप्टर जो हैं वो इनकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर करेंगे। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो प्रोसीजर है टेस्टिंग का, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो थ्रू आउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए सेम होता है। तो हम यहाँ पर चूंकि एट्रीब्यूट्स का टेस्टिंग प्रोसीजर देख रहे हैं तो उसमें हम लोग सारे स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। यहाँ अभी फिलहाल आप उनको लर्न करेंगे कि नंबर 1 स्टेप पे हम क्या करेंगे, नंबर 2 पर क्या करेंगे, नंबर 3 पर क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम चैप्टर नंबर 12 और 13 स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इनकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सो पहला स्टेप है कि आपने नल हाइपोथेसिस लिखना है। ये नल हाइपोथेसिस क्या है और इसका कॉन्सेप्ट किस तरह आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये चैप्टर नंबर 13 में एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है जी, H नॉट, और हम ये लिखते हैं द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ये पहला जो है वो स्टेप जिसमें नल हाइपोथेसिस है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं और इसका जो आउटलुक है, इसकी जो स्टेटमेंट बनती है, दैट इज एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो जो एट्रीब्यूट्स जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, दिस वन, ठीक है। ये है आपका एक्चुअली स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने H नॉट और H1 लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए बताया कि एक्चुअली H नॉट और H1 क्या चीज है, द नल एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप आपका क्या है जी, द अल्फा, जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, और आमतौर पर ये हम 5% चूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 13 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ प्रोसीजरल कॉन्टेक्स्ट आपने याद रखना है कि प्रोसीजर कैसे होगा। नंबर 1 पर हम ये दो चीजें लिखेंगे, H नॉट H1, और नंबर 2 पर हम अल्फा की नोटेशंस देंगे, उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। आमतौर पर ये मेंशन होती है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो इसको आपने 5% हमेशा के लिए कंसिडर कर लेना है जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तीसरा जो स्टेप है वो क्या है जी, फॉर्मूला। मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 6 स्टेप्स हैं, आपने इसी तरह ये स्टेप्स याद रखने हैं। जो तीसरा स्टेप है वो फॉर्मूला है, और दिस इज काई स्क्वायर, यानी काई स्क्वायर जो टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर रिस्पॉन्सिबल है आपकी एट्रीब्यूट की इंडिपेंडेंस होने या ना होने के हवाले से। सो काई स्क्वायर एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो काई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, इसकी आउटलुक क्या बनेगी, दिस इज डबल समेशन O माइनस E स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। ठीक है जी, डबल समेशन है ये। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, जो आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो वैल्यूज जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उनको हम कहेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। और ई क्या चीज है जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है,
जो आप कैलकुलेट करेंगे थ्रू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने डिफरेंट ये जो स्टेप्स हैं 3 के बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स आते हैं हमारे पास उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का जो फॉर्मूला है ई, उसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये रो टोटल क्या है और कॉलम टोटल क्या है, तो इसके लिए आपको अपने कंटिंजेंसी टेबल पे जाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा आइडिया यहां पर आपको दे रहा हूं कि फर्ज कर लें आपके पास कैटेगरीज हैं एट्रीब्यूट की A1, A2, A3 फर्ज कर लें, और इधर है B1 और B2। ठीक है, तो ये जो A का टोटल है वो यहां लिखा जा रहा है, एरर उसको देखें, अंडरस्टैंड करें। A2 का टोटल, A3 का टोटल, 1, 2 और ये 3, ये 3 टोटल्स किसके हैं? रोज के। फर्स्ट रो का टोटल जो A1 है वो यहां लिखा जाएगा, A2 का टोटल यहां लिखा जाएगा, A3 का टोटल। ये रो टोटल की बात हो रही है जिसको मैं A1 फ्रीक्वेंसी के तौर पर रिप्रेजेंट करता हूं। और यहां पर जब आएंगे कॉलम वाइज, दिस इज कॉलम, ये एरो को अंडरस्टैंड करें, दिस इज द टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्ज कर लें, आप जरा ऑब्जर्व करना है, ये क्रॉस लगाकर मैंने सर्कल बनाया। अगर मुझे इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जरा गौर से देखिए, यहां पर मैं x लिख रहा हूं, x की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? A1 मल्टीप्लाई बाय B1 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दिस वन, ये जो आपका n आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको n पे डिवाइड करेंगे। रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल। गौर से देखिए, दिस इज रो टोटल A1, दिस इज कॉलम टोटल B1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपके पास हर पर्टिकुलर सेल फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती चली जाएगी। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट आपका स्टेप है नंबर 4, वो है कैलकुलेशंस का, कि आपने किस तरह वो काई स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करना है। देखिए, आप सबसे पहला कॉलम जनरेट करेंगे ओ का, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, जो आपको टेबल के अंदर गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद आप यहां से जनरेट करेंगे ई, ये ई इस फॉर्मूले से, यानी रो टोटल को कॉलम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपके पास ई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ये आपके पास गिवन होंगी, एक्सपेक्टेड आप कैलकुलेट कर लोगे। तो फिर आप क्या करोगे, ओ में से ई को माइनस करोगे, पहला स्टेप। ओ में से ई को माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करोगे, दूसरा स्टेप। और ओ माइनस ई स्क्वायर को डिवाइड करोगे ई के साथ वापस, तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो आखिरी कॉलम है इसका जो सम है, दिस इज योर काई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे और अपने 5वें स्टेप में इसको कंपैरिजन वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या चीज है आपका? एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जो आपको इस काई स्क्वायर के हवाले से कंपैरिजन में आपकी हेल्प करेगा। और वो क्या है जी? रिजेक्ट H0 if chi square calculated is greater than or equals to chi square V into 1 minus alpha। यानी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्चुअली ये ही आपका, इसको हम काई स्क्वायर C भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू का कंपैरिजन होगा ये टेबुलर वैल्यू के साथ। ये एक्चुअली जिसको मैं नीले मार्कर के साथ इसको सर्कल कर रहा हूं, दिस इज योर टेबुलर वैल्यू।
इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप है एच नॉट लिखना। यानी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट कर देंगे, यानी नॉट इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करेंगे। सो ये जो कैलकुलेशन है इसका आउटलुक आपको इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, दिस इज कंक्लूजन। यानी जब आप रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस कर लेंगे तो फिर कंक्लूजन क्या किया, क्या एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है, क्या एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों में से हमने फैसला करना है इसकी बेस के ऊपर। ये जो टेबुलर वैल्यू है, ये याद रखिए, ये वही अल्फा है जो स्टेप नंबर 2 में हमने लिखा था। और v को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। v इज इक्वल टू r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय c माइनस 1। और ये आपको याद रखना है, r स्टैंड्स फॉर रोज और c स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। सो स्टेप्स याद रख लीजिए, 6 स्टेप्स हैं आपके टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे स्टेप्स इस्तेमाल होंगे, और अगर आपको ये लेक्चर क्लियर है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। इन स्टेप्स को नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। टोटल 6 स्टेप्स हैं। इंशाल्लाह जो सारे के सारे स्टेप्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 यूज होंगे और हम इनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।